हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक कोरिलेशन एनालिसिस। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे होंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कोरिलेशन कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हमने सीखा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा था कि 4 मेथड्स होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला होता है स्कैटर डायग्राम, देन ग्राफिक मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो ये सारे मेथड हमने पढ़े थे, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया था लास्ट लेक्चर में। फिर हमने सीखा था कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझा था। फिर उसके बाद मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। उसके बाद हमने मेरिट्स एंड लिमिटेशन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे बहुत डिटेल में विद न्यूमेरिकल। तो वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोरिलेशन का मैंने उसमें पढ़ाया है। इवन जो लास्ट लेक्चर, ये जो लेक्चर था मेरा लास्ट लेक्चर, वो मेरे चैनल का अभी तक का सबसे लंबा लेक्चर हुआ, अप्रोक्सीमेटली 47 मिनट्स का। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स हो ना वो 30 मिनट से ज्यादा के नहीं हो, नहीं तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे मुझे सुनते सुनते पक जाएंगे। बट मेरे से नहीं हो पाता। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब कवर करूँ। इसीलिए लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया। शॉर्टकट पढ़ाई न मैंने की है और ना मैं चाहूंगी कि आप करें। ठीक है, बट ये यूट्यूब है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है। बट जब आप सेल्फ स्टडी करें ना तो जरूर डिटेल स्टडी करें। ठीक, क्योंकि डिटेल स्टडी करने से ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तभी आप घंटों पढ़ पाएंगे। ठीक है, वरना पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो चाहे वो स्टार्ट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो बोरिंग लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट क्यों आता है, क्योंकि शायद मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल मैं हर दिन वीडियोस डाल रही हूँ, और कभी कभार तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस भी डाल रही हूँ। एक दिन मैंने 3 वीडियोस डालने की कोशिश की थी पर नहीं हो पाया था, तो 2 वीडियोस तो मैं डाल ले रही हूँ। ठीक है, खैर इसके 2 और रीजन भी हैं। पहला रीजन कि टीचिंग इज माय पैशन, मुझे पढ़ाना बहुत 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 अच्छा लगता है। ठीक है, दिस इज नॉट अ बर्डन फॉर मी, ये मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, दिस इज माय इंटरेस्ट, ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, और दूसरा कारण एक और भी है कि अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, कोरोना के कारण अभी कॉलेज नहीं जाना हो रहा है, तो इसलिए इस टाइम मुझे थोड़ा सा समय मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का, लेक्चर बनाने का। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि जब तक मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं ताकि आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि शायद उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलिए आज मैंने बहुत बात कर ली। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ये जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे इसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, फिर ये जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जिसको स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको केसेस बताऊंगी। ठीक है, कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस है ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला कि जब रैंक दी गई है, और दूसरा कि जब रैंक नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये 2 केसेस होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को समझेंगे और इन पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर एक और केस बनता है कि जब रैंक नहीं दी गई है, ठीक है, और जब आप रैंकिंग करते हैं तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि 2 आइटम्स को आपको इक्वल रैंक देना पड़ जाए, ऐसा केस भी होता है। तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, उस केस में एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है जो हमें यूज करना होता है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराऊंगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ मेरिट्स या कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशन बताऊंगी रैंक मेथड। ये जो रैंक मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात और कि लेक्चर ओवर होने के बाद आपको एक काम करना है। आपको लगता है कि आपकी पूजा मैम ठीक ठाक पढ़ाती हैं, ठीक है, तो आपको 1 मिनट का टाइम निकालना है अपनी मैम के लिए, और वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, अभी नहीं बताना है, लेक्चर के एंड में बताना है। और अगर लेक्चर न समझ में आए तो वो भी मुझे बताइएगा कि मैम कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए। और एक बात और है कि अगर आपको मेरे ये जितने भी YouTube पे अपलोडेड वीडियोस हैं, इनके पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है ये तो मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता दिया है। देखिए, को मतलब होता है दो, रिलेशन मतलब संबंध, यानी दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है, दो आइटम के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, देन वी कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कोई भी दो वेरिएबल है x एंड y, इनके बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ये हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वैसे तो हमने 4 मेथड पढ़े थे, ठीक है, लेकिन उसमें से बेस्ट मेथड ये था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, दैट वाज द बेस्ट मेथड, वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, बताया था लास्ट लेक्चर में। बट ये जो मेथड था ना, इट इज बेस्ड ऑन वन एजम्पशन, ये जो मेथड था ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है। क्या एजम्पशन है कि जो पॉपुलेशन है जिससे हमने सैंपल लिया है, दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बट अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो, अगर पॉपुलेशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो, या आपकी पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया है उस पॉपुलेशन के बारे में आपको नहीं पता हो कि किस टाइप की पॉपुलेशन है, तो उस केस में हाउ यू विल कैलकुलेट द कोरिलेशन, उस केस में आप कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या है, कोई एजम्पशन, क्योंकि कार्ल पियर्सन मेथड में आपने एजम्पशन लिया है कि पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यानी उस केस में जहां पे आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या आपको पता नहीं है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, वहां पर आप कार्ल पियर्सन मेथड नहीं यूज कर सकते, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मेथड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो उस केस में व्हाट यू विल डू, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में फिर आपको जितने भी ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको ओरिजिनल डेटा दिया है, ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, आप उस डेटा को स्टडी कर सकते हैं बाय रैंकिंग द ऑब्जर्वेशंस, आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं आप इनको रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज, जो उनकी साइज है उसके अकॉर्डिंग रैंक करेंगे। और फिर उस केस में यू विल डू द कैलकुलेशन ऑन रैंक्स, रैंक्स पे कैलकुलेशन किया जाएगा रादर देन द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, ओरिजिनल जो ऑब्जर्वेशन है उन पर कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, रैंक्स पे कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड तब यूज किया जाता है। एक सवाल आता है ना, जब हमारे पास कार्ल पियर्सन मेथड इतना बढ़िया मेथड है, देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट, हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, बहुत बढ़िया मेथड है कार्ल पियर्सन, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि कार्ल पियर्सन मेथड इज बेस्ड ऑन वन एजम्पशन कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, या आपको नहीं पता है कि आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उस केस में यू आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस मेथड, उस केस में हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा, हमें डेटा को रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उस रैंक्स पे हम कैलकुलेशन करेंगे रादर देन द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। ठीक, और ये जो रैंकिंग करते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दोनों ही कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, आंसर सेम आएगा। ठीक, तो यूजिंग रैंक, देखिए मैं लिखा है यूजिंग रैंक रादर देन द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस गिव द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो जब हम रैंक यूज करें रादर देन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जब हम रैंक यूज करें, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं यूज करें, तो उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आता है दैट इज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो दिस इज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड दिस इज गिवन बाय, ये किसने दिया था,
इससे पिछला जो हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा था दैट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, ठीक है। और ये जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये किसने दिया है? चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने दिया है। कब दिया है? 1904 में, ठीक। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब काफी सारी यूनिवर्सिटीज अब एमसीक्यू एग्जाम कराएंगी। कोरोना के बाद से एमसीक्यू का ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है या जो इससे पहले मेथड पढ़ा, दिया किसने है, किस ईयर में दिया है। तो अब आपको ये सब भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में ये सब बहुत पूछा जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछा जाता ही है, ठीक है। अब ये जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, किन टाइप की प्रॉब्लम में इसको यूज किया जाता है। तो दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल। ये कब यूज किया जाता है? व्हेन द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेन फैक्टर कैन नॉट बी फिक्स्ड। कुछ ऐसे आइटम होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पे आप क्वांटिटेटिव मेजर नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पे आप उन्हें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको इफिशिएंसी मेजर करनी है किसी की, या लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है, मेजर करनी है, या सपोज करिए कोई फैशन शो है वहां पे जजमेंट करना है, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वहां पे जजमेंट करना है, तो वहां पे क्वांटिटेटिव मेजर नहीं दे सकते आप उसको, ठीक है, नहीं फिक्स कर सकते, क्वांटिटेटिव मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप उन आइटम्स को ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहां पे आप आइटम्स को ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं लेकिन उनको कोई क्वांटिटेटिव फिगर नहीं दे सकते हैं। अगर ब्यूटी की बात करें, 3 कंटेस्टेंट है, इनकी ब्यूटी की बात करें, तो क्या ब्यूटी में आप 5 मार्क्स और ऐसे करके ब्यूटी में मतलब आप एक्चुअल क्वांटिटेटिव फिगर नहीं असाइन कर सकते, आप इनको रैंक कर सकते हैं। अगर 3 कंटेस्टेंट है, इनकी ब्यूटी की बात है, तो आप इनको रैंक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमें कोरिलेशन निकालना हो ना, तब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? आइटम्स को ग्रुप में रैंक किया जाता है, ठीक है, और फिर इन रैंक के बीच में कोरिलेशन निकाला जाता है, ठीक। अब स्पियर्समैन, इन्होंने ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था? R इक्वल्स टू 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और फिर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। अभी एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन क्यूब माइनस एन आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला है, ठीक, जिसमें कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था स्मॉल आर, ठीक है, जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आज के लेक्चर में बताऊंगी ना कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या अंतर है, तो यही है, ठीक है। स्मॉल आर मतलब कार्ल पियर्सन वाला, कैपिटल आर मतलब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी क्या है? डी इज द डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन पेयर्ड आइटम इन 2 सीरीज। जो 2 सीरीज है उसमें जो रैंक दी गई है उसका डिफरेंस है डी, ठीक। अब जरा इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है कैपिटल आर, इसका इंटरप्रिटेशन एकदम सेम वैसे ही है जैसे आपने कार्ल पियर्सन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो स्मॉल आर पढ़ा था उसकी तरह ही इस कैपिटल आर का भी इंटरप्रिटेशन एकदम सेम है। इसकी वैल्यू भी +1 से -1 के बीच में लाई करती है। ये जो कैपिटल आर है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी +1 से -1 के बीच में लाई करती है। अच्छा, यहाँ पे R2 लिखा है, ये कैपिटल आर है। अगर ये R की वैल्यू +1 है तो इसका क्या मतलब है? याद करिए, स्मॉल r +1 होता था तो क्या मतलब होता था? इसका मतलब है कि देयर इज अ कंप्लीट अग्रीमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द रैंक। ये जो ऑर्डर है, 2 सीरीज है, इनका जो रैंक का ऑर्डर है ये कंप्लीटली अग्री कर रहा है एंड इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है और एग्जैक्टली सेम ऑर्डर है। और अगर R, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर है, इसको R2 से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। अगर कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 रैंक्स दी गई है, 2 सीरीज जो दी गई है रैंक्स की, ये कंप्लीटली अग्री कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, ये अलग अलग एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल 1 है, देखिए R1 पहली रैंक दी गई है, R2 दूसरी रैंक दी गई है। रैंक क्या है? 1 2 3, रैंक क्या है? 1 2 3, ठीक। तो चलिए इन दोनों रैंक्स का जो है इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, ठीक। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आपको पता है तो हम डी निकाल लें, बाकी तो सब दिया है, एन है 3, डी निकाल लें। डी इज द डिफरेंस,
1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 0 0 0 आ गया, स्क्वायर कर दीजिए, वो भी 0 आ गया, सब 0 आ गया, उठा के आपने यहाँ पे पुट किया, कैलकुलेट किया, आ गया 1 आ गया। तो 1 का तो मतलब यही होता है ना कि ये जो दो सीरीज है कंप्लीटली अग्री कर रही है, तो यही तो डेटा है, दो सीरीज कंप्लीटली अग्री कर रही है और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर आपका डेटा इस टाइप का है, रैंक अगर ये है 1 2 3 और 3 2 1 ऐसे रैंक है, तो यहाँ पे भी डी निकालिए। डी क्या है? डिफरेंस, 1 माइनस 3, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। साइन का ख्याल रखेंगे, साइन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर समेशन डी स्क्वायर निकालिए। ठीक है, उसको उठा के फॉर्मूले में पुट करिए, जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट -1। आपका -1 आया। इसका मतलब क्या है? जो दो रैंक्स हैं वो कंप्लीटली अग्री कर रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट है। 1 2 3 है तो ये 3 2 1 है। ठीक है, तो -1 का ये सिग्निफिकेंस है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो रैंक है इसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक, अब मैं आपको तीन फीचर्स बताने जा रही हूँ। ये जो कैपिटल आर होता है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके तीन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन टू वेरिएबल शैल बी 0। यानी जो अभी तक आपने समेशन डी निकाला है ना, पिछले एग्जाम्पल में ये हमेशा 0 आता है। पिछले एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, जो सिग्मा डी निकल के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 0 है, ये सिग्मा डी निकल के आ रहा है 0 है, और आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसमें भी आप देखिएगा, जो सिग्मा डी होता है ना, दिस इज ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 आता है, इसका सम जो होता है 0 आता है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट फीचर्स। दूसरा फीचर क्या है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री और नॉन पैरामेट्रिक। यानी ये जो स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये मैटर नहीं करता है इस मेथड में। इस मेथड में कोई अजम्पशन नहीं है अबाउट द शेप ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन है उसका क्या शेप है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में इस मेथड में कोई अजम्पशन नहीं है, जबकि कार्ल पियर्सन में अजम्पशन था। ठीक, तीसरा फीचर क्या है कि ये जो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है, दिस इज नथिंग बट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, लेकिन यहाँ पे रैंक यूज होती है, ओरिजिनल डेटा नहीं यूज होता। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ये जो स्पीयरमैन मेथड है ये क्या है? ये वही कार्ल पियर्सन मेथड ही है, लेकिन बस यहाँ पे ओरिजिनल डेटा नहीं यूज होता है, यहाँ पे रैंक यूज होती है। ठीक है, इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन एकदम वैसा ही है जैसा आपने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन किया था, एकदम सेम वैसा ही इंटरप्रिटेशन है। ठीक, तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कितने टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो दो टाइप के इसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला केस क्या होगा? जब रैंक दी गई है। दूसरा केस क्या होगा? जब रैंक नहीं दी गई है। तो जब रैंक दी गई है तो अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना, R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यू माइनस एन। सिंपली ये वाला टर्म निकालिए, समेशन डी स्क्वायर निकालिए, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सब कुछ पता है, उठा के पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन कराती हूँ। रैंकिंग ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन टू सब्जेक्ट ए एंड बी आर एज फॉलोज। रैंकिंग आपको दी गई है, 10 बच्चे हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट में इनकी रैंकिंग दी गई है। सपोज करिए ये है अकाउंट्स, ए है अकाउंट्स और बी है स्टैट्स। ठीक है, तो 10 बच्चे हैं, उनकी रैंकिंग दी गई है दो सब्जेक्ट्स में। ठीक, तो आपने, ये अकाउंट्स है, ये स्टैट्स है, ठीक है, तो इनकी रैंकिंग आपने एज इट इज उतार ली। R1 क्या है? देखिए जो क्वेश्चन में दिया है 6 5 3 10 2 एंड 4 9 7 8 1, ये आपने रैंकिंग एज इट इज उतार ली। ठीक है, तो ये आपने R1 रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही स्टार्ट्स में जो इनकी रैंकिंग है वो आपने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रैंक पहले से दी है, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपली डी स्क्वायर निकालिए, फिर समेशन कर दीजिए और उसको उठा के फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे एन क्या है बताइए? एन क्या है? एन है 10, क्योंकि 10 बच्चों का डेटा है ना। ठीक है, तो अब हम चलिए डिफरेंस निकालते हैं। 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, 10 माइनस 9 1। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ऐसे करके डी स्क्वायर निकाल लिया। डी स्क्वायर का सम कर दिया 36, उठा के पुट किया फॉर्मूले में। आपने जब कैलकुलेट किया आपका आ गया 0.782,
0.782 आ गया आंसर। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू रैंक्स। ये जो दो रैंक्स है इनके बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। 0.7 आया है, इट इज नियर टू 1 के पास है ना, तो हाई डिग्री है। वेरी हाई डिग्री नहीं है बट हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगला केस क्या हो सकता है, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में रैंक नहीं दी गई है तब हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी टू असाइन द रैंक। उस केस में हमें रैंक देनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा दिया गया है, रैंक नहीं दी गई है, तो हमें रैंक फिर असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, रैंक कैसे असाइन करेंगे, या तो हाईएस्ट वैल्यू को 1 दे सकते हैं या लोएस्ट वैल्यू को 1 दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट जो भी मेथड फॉलो करे ना, वो दोनों वेरिएबल में सेम मेथड फॉलो करे, सेम मेथड इन केस ऑफ बोथ द वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कराती हूँ। एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके जो डिवेंचर है उसकी प्राइस और उसके जो शेयर है उसकी प्राइस आपको दी गई है 7 ईयर्स की, 7 साल का डेटा है। उस कंपनी के डिवेंचर्स की प्राइस और शेयर की प्राइस आपको क्वेश्चन में दी गई है। आपको रैंक कोरिलेशन मेथड कैलकुलेट करना है। रैंक कोरिलेशन मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन डिवेंचर प्राइस एंड शेयर प्राइस। ये जो शेयर की प्राइस है, डिवेंचर की प्राइस है, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए ये तो ओरिजिनल डेटा दिया है और बोल रहा है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रैंक। ठीक है, हमने लिया डिवेंचर क्या है x और ये क्या है y, हमने ये ले लिया। ठीक है, तो हमने ये x रिकॉर्ड किया, ये डेटा एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया, और ये लिया y, ये डेटा भी एज इट इज हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसकी रैंकिंग करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे छोटा आइटम, अब देखिए इस नंबर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा आप ध्यान देना पड़ेगा। सबसे छोटा आइटम क्या है, ये है, हमने इसकी रैंकिंग दे दी 1, 96.7। दूसरा आइटम क्या है, 97.1। ठीक है, इसको हमने 2 दे दिया। अगला आइटम बताइए 97.8, इसकी 3rd रैंकिंग दे दी। अगला आइटम क्या है 98.3, इसकी 4 रैंकिंग दे दी। अगला आइटम क्या है 98.4, इसकी 5 रैंकिंग दे दी। ठीक है, तो ऐसे आपको सबसे लोएस्ट आइटम को हमने 1 दी है, उसके बाद जो आइटम है उसको 2 दी है, उससे बड़ा आइटम उसको 3 दी है, तो ऐसे करके आप रैंकिंग दे देंगे। तो ये आपका RX निकल के आ गया। ऐसे ही इसमें ऑब्जर्व करिए, सबसे छोटा आइटम क्या है 73.2, इसको हमने 1 रैंकिंग दे दी और उसी के अकॉर्डिंग सबको रैंकिंग दे देंगे, तो वो आ जाएगा RY। ठीक, निकल गया। अब हम निकालेंगे D, डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 - 1 2, 7 - 6 1, 6 - 4 2, 4 - 2 2, ऐसे करके अब D निकालेंगे। D क्या होता है, RX - RY। निकल गया D। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर हमने करके डी स्क्वायर निकाल लिया। अब हम समेशन डी स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 62। ठीक, अब ये उठा के आप पुट करिए फॉर्मूले में, और इसमें एन कितना है, एन कितना है, कितने साल का डेटा है, 7 साल का डेटा है, तो एन क्या है 7। उठा के पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर, निगेटिव में आएगा 0.107। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपने देखा इसका कैलकुलेशन कितना इजी है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा केस। ये जो तीसरा केस कह लीजिए, या रैंक अगर नहीं दी गई है, ये उसी का सब पार्ट है। ये जो अभी हमने केस सेकंड पढ़ा है, ये उसी का सब पार्ट है कि इक्वल रैंक। इक्वल रैंक बेसिकली क्या है कि सपोज करिए आपको ओरिजिनल एक्चुअल डेटा दिया गया है, ठीक है, और अब आप रैंकिंग कर रहे हैं। तो रैंकिंग करने में आपने पाया कि 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल जो एंट्रीज हैं उनकी इक्वल रैंक आपको देनी पड़ रही है। ठीक है, उनका इक्वल रैंक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, हम देते हैं एवरेज रैंक। अगर आपको इक्वल रैंक देना पड़े तो उस केस में वी गिव एवरेज रैंक, हम एवरेज रैंक देते हैं। कैसे देते हैं मैं बता रही हूँ। जैसे सपोज करिए 2 इंडिविजुअल आइटम है जिनकी रैंक आ रही है, 2 इंडिविजुअल आइटम है जो 5th प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक है, उनकी रैंक 5th प्लेस पे दोनों की आ रही है। तो उस केस में उनकी रैंक क्या करेंगे, 5 और 6, एक 5 पे आएगा और एक 6 पे आना चाहिए। ठीक है, तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2, इनका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 5.5, तो दोनों को हम 5.5 रैंक दे देंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करिए 3 आइटम्स है जिनकी रैंक इक्वल आ रही है 5 प्लेस पे, 5th प्लेस पे इनकी रैंक इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इनको क्या रैंक देंगे, 5 + 6 + 7, क्योंकि ये अगर इंडिविजुअली होते, ठीक है, अलग अलग होते तो इनको 5 6 7 दिया जाता ना, बट ये इनकी इक्वल है
तो ये एक ही प्लेस पे फिफ्थ प्लेस पे ये इक्वल आ रहा है, तो हम इनको इंडिविजुअल जो इनकी रैंक आती पहले, अगर ये अलग होते डिफरेंट आइटम होते हैं तो इनकी जो रैंक आती वो हम देंगे 5, उसका एवरेज निकालेंगे 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आएगा 6। तो हम तीनों को क्या करेंगे 6th रैंक देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर 2 और मोर आइटम आर टू बी रैंक्ड इक्वल, जहां 2 या 2 से ज्यादा आइटम को इक्वल रैंक करना हो तो उस केस में जो रैंक असाइन की जाती है, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो रैंक असाइन की जाती है वो क्या होती है, वो होती है एवरेज, ध्यान से पढ़िएगा, एवरेज ऑफ द रैंक्स which these individual would have got had they differed slightly from each other। ये बात समझ में आई। ये कैसे रैंक इन्हें असाइन की जाएगी कि एवरेज ऑफ द रैंक्स, इनको एवरेज दे दिया जाएगा उन रैंक्स का, अगर ये स्लाइटली डिफरेंट होते, अगर ये आइटम स्लाइटली डिफरेंट होते तो इनको जो रैंक दी जाती उन रैंक्स का एवरेज कर दिया जाता है। ठीक है, और उस केस में फॉर्मूला भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होगा, r इक्वल्स टू 1 - 6, वैसे ये समेशन d² प्लस फिर ये आइटम आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा फॉर्मूले में एडजस्टमेंट है, ये जो आइटम है ना ये आपको ऐड करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर वही है n³ - n। ठीक है, ये क्या है 1/12 1/12 ब्रैकेट में m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m, ऐसी सीरीज चलती जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे m क्या है, m स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ आइटम्स हुज रैंक्स आर कॉमन। आपकी जो दोनों सीरीज है R1 और R2, आपकी जो दोनों सीरीज है उसमें कितने आइटम्स है जिनकी रैंक कॉमन है, ठीक है, वो आप m, वो होता है m। ठीक है, m क्या है, कितने आइटम है जिनकी रैंक कॉमन है। ठीक है, सपोज करिए आपको पहले मिला ऐसा 2 आइटम जिनकी रैंक कॉमन है, तो आप करेंगे 2³ - 2। ठीक है, फिर मिला आपको 3 आइटम है जिनकी रैंक कॉमन है, तो आप करेंगे 3³ - 3। फिर आपको ऐसे मिला 4 आइटम जिनकी रैंक कॉमन है, तो आप करेंगे 4³ - 4। तो ऐसे करके जब तक जितनी भी कॉमन रैंक्स हैं उनको आप जब तक नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक आपको ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला ही है रैंक कोरिलेशन का, बस इसमें थोड़ा सा एक टर्म ऐड हुआ है। देखिए बाकी चीजें सेम है, केवल ये जो मैंने सर्किल किया है ये वाला टर्म और ऐड हो गया है उसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, बस मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसे करेंगे। ठीक है, आपको निकालना है, 2 वेरिएबल है x एंड y, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखिए मेंशन किया है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, आपको x दिया है y दिया है, तो सबसे पहले रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, और x दिया है y दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रैंक निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो रैंक दी होती तो बहुत अच्छी बात है, हम झटपट कैलकुलेट कर लेते, नहीं दिए तो करते हैं रैंक निकालते हैं। तो अब जरा इस रैंक निकालते समय ना बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अगर गलत कर दिया ना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब चलिए रैंक निकालना शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे छोटा आइटम कौन सा है। तो आप देखेंगे एक 50 है सबसे छोटा आइटम। 50 कितनी बार आ रहा है, 50 3 बार आ रहा है। ठीक है, 50 3 बार आ रहा है ना, यानी 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 6/3 यानी 2। ठीक, यानी 2, तो हम 50 जो है उसको 2 रैंक देंगे, 2 2 2 दे दिया। ठीक, फिर दूसरा ऑब्जर्व करिए, और अगला आइटम कौन सा है 55। 55 कितनी बार आ रहा है, 55 2 बार आ रहा है, और ये किस पोजीशन पे है, 4 और 5th पोजीशन पे है। ठीक है, 4th और 5th पोजीशन पे है ना, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9/2 यानी 4.5। ठीक है, तो आपने ये दे दिया, जो 55 है उसको दे दिया 4.5 और 4.5। ठीक, अगला आइटम कौन सा आ रहा है 60। 60 कितनी बार आ रहा है, 60 तो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपने 6 दे दिया। फिर अगला आइटम क्या आ रहा है 65, ये देखिए 65। 65 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, 2 बार आ रहा है, किस पोजीशन पे, 7 और 8th पोजीशन पे, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, 8 16 15, 15 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5, यानी आपने दे दिया 7.5 और 7.5, ये दे दिया। ठीक है, फिर अगला आइटम 65 के बाद क्या आ रहा है 70,
तो 70 और है नहीं, तो इसको 9th पोजीशन दे दिया। अगला क्या आ रहा है 75, तो इसको दे दिया 10th पोजीशन। तो इस तरीके से आप इसकी रैंकिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपने R1 को रैंक किया, इसी तरीके से सिमिलर वे में आप R2 को रैंक मतलब ये जो Y है उसको रैंक करेंगे। सबसे छोटा आइटम क्या है, एक बता देती हूँ। सबसे छोटा आइटम 110। 110 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, और कहीं आ रहा है नहीं। तो यानी 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2 यानी 1.5, यानी इसकी रैंक हमने दे दी 1.5 1.5। ठीक, एक और बता देती हूँ। अगला आइटम क्या है 115, दो बार आ रहा है, ठीक है, और ये किस पोजीशन पे 3, यानी 3 + 4, ठीक है। 115 3 बार आ रहा है। हो, तो ये डेटा ना बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है, कोई भी आपने मिस कर दिया गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आ रहा है 3 + 4 + 5, 3 बार आ रहा है, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3। ठीक, ऐड करिए 7 + 5 12, 12 डिवाइड बाई 3 कितना आता है 4। तो हमने इसको रैंक दे दी 4 4 4। ठीक, तो ऐसे करेंगे रैंक। तो आप R2 को रैंक करेंगे, R1 को किया आपने, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, R1 में से ये R2 माइनस किया तो आया D। ठीक है, फिर D का स्क्वायर किया आया D स्क्वायर, फिर इसका ये सम आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, समेशन करेंगे आएगा 134। ये हमें फॉर्मूले में यूज होगा। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला ही है, लेकिन इसमें एक टर्म वो जो m वाला सीरीज है ना, ये इसमें ऐड हुआ है। ठीक, चलिए बाकी चीजें पहले रिकॉर्ड करते हैं। 1 - 6 समेशन D स्क्वायर क्या है 134, वो किया। n क्या है 10, 10 लोगों का डेटा है ये। ठीक है, तो 10³ - 10 सारे आइटम पुट कर लिए। अब m मैंने बताया था, m क्या होता है कि वो आइटम जो इक्वल रैंक पे आए हैं। ठीक है, एम क्या है, एम देखिए मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, एम स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आइटम हुज रैंक्स आर कॉमन, वो नंबर ऑफ आइटम जिनकी रैंक कॉमन है। तो जरा हम चलिए पहले ये जो एक्स सीरीज है इसमें देखते हैं। तो एक्स सीरीज में सबसे पहला कौन सा आइटम कॉमन था, 50 कॉमन था। ठीक है, कितनी बार आ रहा था, 3 बार। देखिए अगर मैं एक्स सीरीज की बात करूं तो 50 आ रहा था 3 बार, तो m = 3। फिर उसके बाद क्या हमें दूसरा आइटम मिला जो रिपीट हो रहा था 55। 55 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार, तो m = 2। फिर हमें इसी एक्स सीरीज में तीसरा आइटम कौन सा मिला 65, कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2, यानी m = 2। फिर आ जाइए वाई सीरीज में, ये जो वाई सीरीज है इसमें आ जाइए, यहाँ पे 110 रिपीट हो रहा था कितनी बार, 2। फिर उसके बाद 115 रिपीट हो रहा था कितनी बार, 3। ठीक है, तो आपको m की वैल्यूज क्या क्या मिल गई, m की वैल्यूज ये देखिए यहाँ लिखा है m = 3 मिल गया, m = 2 मिल गया, m = 2 मिल गया, m = 2 और m = 3, यानी 5 टर्म आपको मिल गए। ठीक है, तो यानी m का जो ये सीरीज है ये 5 बार जाएगी। सबसे पहले 1/12 3³ - 3 प्लस 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 3³ - 3, क्योंकि ये जो m की ये जितनी भी वैल्यूज आई है ना, m = 2 m = 2 m = 3, उतनी बार ये टर्म रिपीट होगा, और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मेरिट्स, ये जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है, रैंक मेथड है, इसकी कुछ मेरिट्स है। सबसे पहली मेरिट बताइए, बहुत इजी था ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कितना इजी कैलकुलेशन था, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। तो दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई, बहुत आसान है एज कंपेयर टू कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, और जो आंसर आता है ना, वो कार्ल पियर्सन यूज करिए चाहे ये मेथड रैंक मेथड यूज करिए, आंसर वुड बी सेम, आंसर सेम होगा। केवल एक चीज है कि नो वैल्यू इज रिपीटेड, आंसर सेम होगा। बस एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर ऑल द आइटम्स आर डिफरेंट, अगर सारे आइटम डिफरेंट हैं, ठीक है, तो दोनों दोनों मेथड में आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आइटम कॉमन है तो आंसर डिफर करेगा। ठीक, तो ये पहला मेरिट है। दूसरा मेरिट क्या है, वेयर डेटा आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, जहां पे डेटा क्वालिटेटिव नेचर का हो, जैसे ऑनेस्टी हुई, इफिशिएंसी हुई, इंटेलिजेंस हुई, तो अगर जहां पे डेटा क्वालिटेटिव नेचर का हो तो वहां पे ये मेथड बहुत काम का है। ठीक है, जैसे सपोज करिए दो फैक्ट्री है,
उसके जो वर्कर्स हैं उनकी इफिशिएंसी रैंक की गई है और आपको उसके बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जहां पे भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो, ऑनेस्टी हो, इफिशिएंसी हो, इंटेलिजेंस हो, वहां पे यही मेथड चलेगा, दूसरा मेथड नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा इस मेथड का मेरिट ये है कि दिस इज द ओनली मेथड विच कैन बी यूज। ये इकलौता ऐसा मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन। जब हमें रैंक दी हो तब हम केवल यही मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। ठीक है। और चौथा इसका मेरिट ये है कि एक्चुअल डेटा अगर आपको दिया गया है, सपोज करिए रैंक नहीं दी गई है, एक्चुअल डेटा दिया गया है, तो भी तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको रैंक निकालनी है और आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत काम का है क्योंकि यहाँ पे रैंक दिया है तो भी यूज कर लो, एक्चुअल डेटा दिया है तो भी आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में निकाल सकते हैं, बट दूसरे मेथड आप नहीं यूज कर सकते अगर केवल आपको रैंक दी गई है तो ये मेथड का, ये इस मेथड के बेनिफिट्स थे। ठीक। अब चलिए लिमिटेशन मैं बताती हूँ। लिमिटेशन क्या है इस मेथड की? सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि दिस मेथड कैनॉट बी यूज, दिस मेथड कैनॉट बी यूज फॉर फाइंडिंग आउट कोरिलेशन इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर फ्रीक्वेंसी का डेटा भी दिया गया है, तो दिस मेथड कैनॉट बी यूज। ये जो मेथड है उस केस में नहीं चलता। डिस्क्रीट सीरीज है तो उस केस में मेथड नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा इस मेथड की जो लिमिटेशन है दैट इज जब नंबर ऑफ आइटम एक्सीड कर जाए 30 से। ठीक है, 30 से ज्यादा का अगर डेटा होगा तो उस केस में क्या है, द कैलकुलेशन बिकम टीडियस। कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टीडियस हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मेथड जनरली नहीं अप्लाई किया जाता है इफ द n एक्सीड्स 30। अगर n 30 से ज्यादा हो जाए तो ये मेथड जनरली नहीं यूज किया जाता है। ठीक है। बट ये जो है ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। आजकल क्योंकि सारी चीजें सॉफ्टवेयर में होती हैं, ठीक है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है, उसमें केवल डेटा डालो। ये तो लिमिटेशन तब के टाइम की है जब मैनुअल कैलकुलेशन होते थे। आज के टाइम में तो सब कुछ कंप्यूटर में है। डेटा डालो, डेटा तो 100 का डाल लो, 200 का डालो, 500 का डेटा फीड करो, खुद ही रैंक कैलकुलेट कर देगा। तो कैलकुलेशन ऐसा करनी ही नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो सेकंड लिमिटेशन है ये बेसिकली पहले के टाइम में ये लिमिटेशन थी, आज के टाइम में ये लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस द लिमिटेशन ऑफ रैंक मेथड। ठीक है। तो ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जरा 1 मिनट का समय निकाल लीजिए अपनी पूजा मैम के लिए और जरा मेरे वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल था भी कि नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच। और चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं रिग्रेशन पढ़ाऊंगी। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। आज कोरिलेशन हमारा ओवर हुआ। ओके, तो चलिए फिर ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।